गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरी के पन्ने, कक्षा 12 टर्म 2 बीतान, एन फ्रैंक की डायरी। पाठ का सार देखते हैं। पहले इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनका डायरी के एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। यहूदियों ने इस मध्य तरह तरह के कष्ट सहे, गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन की रक्षा की, शारीरिक और मानसिक यंत्रणा सही, भूख, गरीबी और बीमारी देखी, ढोर डंगरों जैसे अमानवीय जीवन जिया। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक छिपे रहे। इनमें एक था फ्रैंक परिवार, जिसमें माता पिता, 13 वर्षीय येन व उनकी बड़ी बहन मार्गेट 4 सदस्य थे। दूसरे परिवार में वान दंपत्ति और उनका 16 साल का बेटा पीटर 3 सदस्य थे। 8वें व्यक्ति मिस्टर डसेल थे। इन लोगों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली थी। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया है। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर 8 लोग पकड़ लिए गए थे। सौभाग्य से यह डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन की मृत्यु के बाद उसके पिता ओटो फ्रैंक ने इसे 1947 में प्रकाशित कराया। अपनी डायरी में एन ने ये चिट्ठियां अपनी किट्टी नामक उस गुड़िया को संबोधित की हैं, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग अलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का जीवंत दस्तावेज है। आइए एनी फ्रैंक की डायरी का पहला पन्ना पढ़ते हैं, जो बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखी गई थी। किसके नाम से लिखी गई थी? प्यारी किट्टी के नाम से। एनी फ्रैंक लिखती हैं कि प्यारी किट्टी, मेरे जीवन में रविवार को जो परिवर्तन आया है उससे तुम परिचित नहीं हो। मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन किन परिस्थितियों में हूँ यह मत पूछना। मैं प्रारंभ से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर क्या हुआ था। 3 बजे के लगभग मैं अलसाई सी बालकनी की धूप में बैठी पड़ रही थी कि मेरी बहन मार्गेट ने धीमी आवाज़ में बताया कि पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। माँ पापा के बिजनेस पार्टनर व अच्छे मित्र वान दान को देखने गई हैं। बुलावे की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। बुलावे का अर्थ है यातना शिविर का नरकीय जीवन। माँ वान दान से पूछने गई हैं कि कल दोनों ही परिवार छिपने की जगह चलें। पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हैं। माँ व पापा को इंतजार करना पड़ रहा है। तभी माँ व वान दान भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं और मार्गेट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे। घर में किसी को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि माँ व दान अकेले में बात करना चाहते थे। मार्गेट ने बताया कि बुलावा पापा के लिए नहीं, अपितु खुद उसके मार्गेट के लिए था। मैं तो चीख पड़ी, क्योंकि मेरी बहन 16 वर्ष की थी। मेरे दिमाग में यह प्रश्न कुलबुला रहा था कि
हम इस परिस्थिति में कहाँ छिपे गए, शहर या घर अथवा तहखाना, कुछ पता नहीं था। हम दोनों बहनों ने बहुत आवश्यक सामान एक थैले में भरना शुरू कर दिया। मैंने डायरी, कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में रख लीं। इसके बाद हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन करके शाम को अपने घर बुलाया। मिस्टर वान मिएप को लेने चले गए। मिएप आई और रात को फिर आने का वादा करके चली गईं। वे भी अपने साथ रात को सामान से भरा एक थैला लेकर आईं। हम इतने भयभीत और आतंकित थे कि किसी ने भी खाना नहीं खाया। मिएप और जान गिएज रात को 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थीं, अतः ये पति पत्नी पापा के अच्छे मित्र थे। बहुत सा छोटा मोटा सामान अपनी जेबों में भरकर और बैग लेकर 11:30 बजे ये दंपत चले गए। इस रात मुझे गहरी नींद आ गई। मैं प्रातः 5:30 बजे उठी। दिन में थोड़ी ठंड थी, अतः हमने शरीर पर बहुत अधिक कपड़े पहन लिए, क्योंकि हम अधिक से अधिक कपड़े ले जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कोई यहूदी सूटकेस लेकर तो जा नहीं सकता था। मैंने शरीर पर इतने कपड़े पहन रखे थे कि मेरा दम घुटने लगा। मिएप ने अपने थैले में स्कूली किताबें ठूस ली। वह अपनी साइकिल लेकर मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए चली गई। 7:30 बजे अपनी बिल्ली मुर्तजे को छोड़कर हम भी अज्ञात स्थान को चल दिए। तुम्हारी एन। ये था पहला पन्ना उनकी डायरी का। दूसरा पन्ना देखते हैं। गुरुवार 9 जुलाई 1942। ये आज फिर उन्हीं के नाम से लिखते हैं, प्यारी किट्टी। मैं, मम्मी, पापा बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग लेकर तेज वर्षा में भीगते हुए घर से निकले थे। हम कोई वाहन नहीं ले सकते। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग हमें लाचार नज़र से देख रहे थे। जब हम गली में पहुंच गए तब पापा मम्मी से सुना कि हमें 16 जुलाई को अज्ञातवास के लिए जाना था। बुलावे के कारण कुछ दिन पहले चलना पड़ा। पापा के ऑफिस की इमारत में छिपने की जगह बनाई गई थी। पापा के ऑफिस में थोड़े से आदमी कार्य करते थे। उनको कुछ भी बताया नहीं गया। इस इमारत में भूतल पर गोदाम था। यहीं इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि पीसे जाते थे। गोदाम से सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचने पर एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है, जिसमें से आर पार नहीं देख सकते। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा है। इसी बड़े कमरे में दिन के समय बेप, मिएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते थे। एक छोटे से गलियारे में दमघोटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर कुलगर और वानदान बैठे थे। मिस्टर कुलगर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में 4 सीढ़ियां चढ़कर प्राइवेट ऑफिस है। यहाँ फर्नीचर, फर्श, कालीन, रेडियो, लैंप सब कुछ उत्तम है। बड़े से रसोई घर में हीटर और गैस के 2 चूल्हे हैं। पास ही शौचालय है। यह पहली मंजिल का नक्शा है। सीढ़ियों की नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल को रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से हमारी गुप्त एनेक्सी की ओर एक द्वार है। गुप्त मार्ग से ऊपर पहुंचकर फ्रैंक परिवार का कमरा आता है। एक छोटा सा कमरा हम दोनों बहनों का है। ऊपर गुसलखाना, वाश बेसिन, शौचालय की व्यवस्था है। ऊपर के एक कमरे में गैस का चूल्हा है और सिंक है, जो वानदान पति पत्नी का कमरा है। इस कमरे का कॉमन रूम मान ले तो पीटर वानदा के लिए एक छोटा सा कमरा बड़े रूम में मिलता है। तुम्हारी एन। आइए प्यारे बच्चों, इनका तीसरा पेज पढ़ते हैं। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किट्टी, मैं अपने पत्रों से यह बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ आ गए हैं। पहले मैं भी अभी तक की बात बताना चाहती हूँ। मिएप हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर एनेक्सी में ले आई। मार्गेट वहाँ पहले से ही मौजूद थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान में ठूसे पड़े थे। छोटा कमरा छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। पापा और मैं सफाई पर लगे। माँ व मार्गेट बेहाल होकर बिना चादर वाली
गद्दियों पर सो गई। हम सारे दिन काम करने में लगे रहे, थककर हम भी सो गए। खाना किसी ने नहीं खाया। मंगलवार की प्रातः हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम पूरे करने प्रारंभ किए। बेप और मीप हमारे राशन कूपनों में से शॉपिंग करने गईं और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श साफ किया। बुधवार तक मैं बहुत व्यस्त रही। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद फुर्सत मिली है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एंक। आइए अब अगला पन्ना पढ़ते हैं डायरी का। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, इन दिनों हम अपने राशन से ज़्यादा बिजली खर्च कर चुके हैं। नतीजन किफ़ायत बरतनी होगी, अन्यथा बिजली कट जाएगी। 4:30-5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तब हम पढ़ नहीं सकते। अतः तरह तरह की हरकतों के द्वारा समय बिताते हैं। दिन में तो घर के पर्दे 1 इंच भी नहीं हटा सकते। अंधेरा होने पर पर्दे हटा सकते हैं। हमें अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन पर्दा हटाकर रात को पड़ोसियों के घर में ताका धाकी कर लेते हैं। मैं मिस्टर डसेल के साथ एक कमरे में शेयर करती हूँ, अतः मैं बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर मिस्टर डसेल की बातों पर ध्यान नहीं देती। मिस्टर डसेल चुगलखोर हैं। वे मेरी बातों की रिपोर्ट मम्मी को करते हैं और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं, किंतु मिसेज वान 5 मिनट बाद मुझे बुला लेती है और मैं उपदेश सुनने से छुटकारा पा जाती हूँ। किट्टी, मैं तुमको यह बताना चाहती हूँ कि यदि परिवार सारे दिन आप ही मेख निकालते रहें, दुत्कारते रहें, फटकारते रहें, तो उसे सहन करना बहुत कठिन होता है। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं अपने कार्यों की समीक्षा करती हूँ। इस समय मुझे हंसी व रोना दोनों आते हैं, साथ ही अपने को बदलने की इच्छा भी करती हूँ। प्यारी किट्टी, मेरी बातों में तुम उलझ गई होगी, किंतु कागज की कमी के कारण काट कर मैं तुम्हें दोबारा नहीं लिख सकती। तुम्हारी एन। प्यारे बच्चों, इनकी अगली डायरी के पन्नों को पढ़ता हूँ। शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किट्टी, हम खुश थे यह समाचार सुनकर कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है, किंतु बुरी खबर यह है कि 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। 500 गिल्डर नोट भी अगले हफ्ते तक बेकार हो जाएंगे। इन नोटों को बदलवाने के लिए सबूत देना होगा कि ये नोट आपके पास कैसे आए। ब्लैक मार्केट में धंधा करने वाले व भूमिगत लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट है। दोनों ही अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। गेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर वाले जो नोट थे, वे आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिए हैं। अतः अभी तो खैर है, मिस्टर डसेल पर पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन है। जल्दी ही मैं उससे अपने दांतों का चेकअप करा लूँगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी हैं। ये चार्लोट तथा कई दूसरे लोगों से चिट्ठी पत्री बनवाए हुए हैं। ये अपनी डच अध्यापिका से पत्रों में सुधार कराते हैं, किंतु पापा ने मना कर दिया है कि ऐसा न किया जाए। हमने रेडियो पर हिटलर की घायल सैनिकों से बात करते हुए सुनी है, जो इस प्रकार हो रही है। मेरा नाम हेनरिक सापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नाली ग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ, जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिकों जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनसे एक तो हिटलर से हाथ मिलाने का ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी बोल नहीं पाया। मिस्टर डसेल के साबुन पर मेरा पैर पड़ गया है, जिससे पूरा साबुन ही खत्म हो गया है। उनको हर महीने युद्ध के समय में के घटिया
साबुन की एक बट्टी ही मिलती है। मैंने पापा से इसकी भरपाई के लिए कहा है। तुम्हारी एन। आइए बेटा, अब इनकी हम अगली पृष्ठ को पढ़ते हैं। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, पिछले कुछ सप्ताहों से मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। स्कूल का काम मेहनत से कर रही हूं और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती हूं। रविवार को अपने फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें एकत्रित करती हूं। हर सोमवार मिस्टर गूगलर द्वारा लाइव फिल्म पत्रिका देखती हूं। परिवार के लोग मेरे शौक को पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेप अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी के लिए फिल्म देखने जाती है तो पहले दिन ही उस फिल्म के नायक नायिका के नाम पर समीक्षाएं मैं उसे बता देती हूं। इस पर मेरी मम्मी कहती है कि इसे सब याद है, अतः फिल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं केस बना करके बाहर जाती हूँ तो परिवार वाले कहते हैं कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मैं इसे अपना स्टाइल बताती हूँ, किंतु सबकी सुनकर मैं उब सी जाती हूँ और गुसल खाने में जाकर बाल खोल देती हूँ। मेरे बाल फिर पहले की तरह उलझे और घुघराले हो जाते हैं। तुम्हारी एन। आइए अब इनकी डायरी के अगले पृष्ठ को पढ़ते हैं। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मैं तुमको मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती है, अतः प्रार्थना करो कि एन कोई नया समाचार दे। तुम्हें मेरी बातें नाली पानी के समान निरस लगती होगी, किंतु मैं भी तो बाध्य हूँ कि प्रतिदिन वही सब कुछ तुम्हें सुनाऊं। खाने के समय कभी कभी राजनीति अथवा अच्छे खाने के अतिरिक्त प्रायः प्रतिदिन मम्मी व मिसेज वान दान की बचपन की उन कहानियों को सुनना पड़ता है जिनको हम 1000 बार सुन चुके हैं। इसके बाद डसेल सुंदर रेस के घोड़े, चार्लोट के महंगे वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियों और डरे हुए मरीजों की कहानी सुननी होती है। हम आठों को सबके किस्से याद हो गए हैं। एनेक्सी में नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो प्रयास करती हूँ कि किसी के किस्से बीच में न टोकूं। जॉन और मिस्टर क्लीमेन अज्ञातवास में छुपे लोगों के बारे में बातें करते हैं। हम लोगों को उन सबकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं। उन लोगों की खुशी में हम खुशी मनाते हैं जो कैद से मुक्त हो गए हैं। भूमिगत होना अथवा अज्ञातवास पर चले जाना अब सामान्य बात है। लोग इन कष्टों को सहायता भी नहीं करते हैं। जैसे फ्री नीदरलैंड वाले अपनी जान जोखिम में डालकर अज्ञातवास में छिपे लोगों को धन की सहायता करते हैं, नकली पहचान पत्र बनवाते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम खोजते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारी मदद कर रहे हैं। जहां दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, वहां हमारे मददगार रोजाना बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। आइए अगली डायरी के पन्नों को पढ़ते हैं। बुधवार 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर ओतके स्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पत्रों का संग्रह किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी तो लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में रहते हम लोगों के बारे में जानने की लोगों में उत्सुकता होगी कि मैं तुमको बताऊं कि हवाई हमले के समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 वायुयानों के इज्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारा घर हवा में घास की पत्तियों की तरह काँप रहा था। ये खबर सुनकर तुमको प्रिय अच्छा नहीं लगेगा। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी आम बात है। हाथ में अंगूठी पहनना भी लोग छोड़ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे भी चोरी करते हैं। चौराहे की घड़ी या सार्वजनिक टेलीफोनों की भी चोरी होती है।
डचों ने नैतिकता त्याग दी है, सब भूखे हैं, हफ्ते का राशन 2 दिन चलता है। बच्चे बीमारी की भूख से बेहाल हैं, फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूतों से काम चलाना पड़ता है। जूतों की मरम्मत के लिए 4-4 महीने मोची का इंतजार करना पड़ता है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। खाद्य कार्यालयों, पुलिस अधिकारियों सभी नागरिकों की मदद करते हैं या कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। यह सौभाग्य है कि बहुत कम डच ही गलत पक्ष में हैं। तुम्हारी एन। आइए अगला इनके डायरी के पन्नों का पढ़ते हैं। 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, शनिवार के दिन 2 बजे के लगभग तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थीं। रविवार को मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने आया। 5:15 से 6 बजे तक हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। 7:15 बजे रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजाई संगीत बज रहा था। मैं और पीटर ऊपर अटारी पर एक पेटी पर बैठ गए। पेटी छोटी थी तथा दोनों बहुत सटकर बैठे हुए थे। मुस्जी हमारे साथ थी। 8:45 बजे मिस्टर वान दान के कहने पर हम मिस्टर डसेल के कुशन लेकर नीचे आए। कुशन के कारण डसेल हमसे नाराज थे। उनको डर था कि उनके किस कुशन पर पिस्सू न चिपक जाएं। मैंने और पीटर ने डसेल के बिस्तर में 2 कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए। इस पर प्रसन्न हम पर खूब हंसे। 9:30 बजे पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया। मैंने मार्गोट से कहा शायद सेंधमारी हो रही है। पिताजी, मिस्टर वान दान और पीटर लपक कर नीचे गए। नारियों ऊपर प्रतीक्षा करती रहीं। एक धमाका हुआ। हम सब बहुत डर गए। 10 बजे पापा ऊपर आए। उनका चेहरा पीला पड़ा था। वे नर्वस थे। हमें बत्तियां बंद कर ऊपर वाली मंजिल में जाने का आदेश मिला। पुलिस ने आने की आशंका की। मर्द लोग नीचे थे। हमें घटना की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। जब घोर अंधकार कर लिया गया तब हमें घटना की जानकारी मिली। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था कि 2 धमाके हुए। गोदाम का आधा फाटक गायब था। होमगार्ड को सचेत किया गया। वे दौड़े तो देखा कि गोदाम में सेंधमार थे। पुलिस के भय से सेंधमार भाग गए। फाटक दोबारा लगा दिया गया। सेंधमारों ने फाटक गिरा दिया। सेंधमार ढिठाई कर रहे थे। मिस्टर वान दान ने फाटक पर कुल्हाड़ी का जोरदार वार किया। उसके बाद सब शांत हो गया। फाटक पुनः लगाया। इसी मध्य एक आदमी और एक औरत भूमिका पुलिस की तरह आ गए। तब मर्द लोगों ने ऊपर पहुंचकर उनको अपने बुकलेस के पीछे छिपा दिया। आइए डायरी का अगला पन्ना पढ़ते हैं। मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले हैं। उपहारों में पुस्तकें, चूड़ियाँ, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, स्टिकर, एल्बम, बायोमाल्ट, मीठे मटर, मिठाई लिखने की कॉपियाँ, चीज़ें के स्लाइस व गुलदस्ता है। मौसम खराब है। हमले जारी हैं। कल चर्चिल, स्मटस, आइजन हाबर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह जन्मजात बहादुर है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद को पूरा करने में लगे हुए हैं। हॉलैंड वाले कुछ लोग ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। वे केवल इतना चाहते हैं कि ब्रिटिश लड़े, संघर्ष करे, हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए शहादत दे और आज़ादी के बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर डचों को हॉलैंड छोड़कर लौट जाए। इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो हॉलैंड जर्मनी बन गया था। ब्रिटेन से नफरत करने वाले जर्मनी से भी नफरत करने वाले डच लोगों को समझाने की जरूरत है। जर्मन आक्रांता है, ब्रिटेन रक्षक है। मैं हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, डांट फटकार में डूबी रहती हूँ। मैं अपनी कमजोरी जानती हूँ किंतु खुद को बदलना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं बदल जाऊँगी। लोग मुझे अक्कड़ समझते हैं। मिसेज वान दान और डसेल जैसे जड़बुद्धि मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहते हैं।
मिसेज वानदान मुझे अक्खड़ समझती है क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ है। वे मेरी पोशाकें छोटी समझती हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी छोटी पड़ गई हैं। वे मुझे 30 मार खा समझती हैं जबकि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खा समझती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किट्टी कहती है कि मैं मानती हूँ कि पीटर मुझसे गर्लफ्रेंड की तरह नहीं अपितु दोस्त की तरह प्यार करता है। उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन कोई रहस्यमय शक्ति हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो शक्ति कौन सी है। मैं उसके लिए प्रेम दीवानी हूँ। मैं उससे न मिलने पर परेशान महसूस करती हूँ। पीटर अच्छा लड़का है, किंतु धर्म के प्रति उसकी घृणा खाने के बारे में उसका बातें करना और भी तरह तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। हमने वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सजग आत्मीय व्यक्ति होने के कारण मेरी गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह प्रयत्नशील है कि काम काज में सलीका लाए और उस पर कोई आरोप न हो। वह अपने हृदय की बातें मुझसे नहीं बताता। वह बहुत घुन्ना है। मैंने और पीटर ने अपने चिंतनशील दिन एनेक्सी में बिताए हैं। हम भूत, वर्तमान व भविष्य की बातें करते हैं। मैं काफ़ी समय से बाहर नहीं निकली। मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहती हूँ। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे मैंने चाँद देखने की इच्छा की, किंतु चांदनी की तीव्रता के कारण खिड़की नहीं खोल सकी। आखिर एक दिन मैं बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं और बादलों की लुका छिपी को रात में देखा। यह अवसर 1.5 बरस में पहली बार मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल और जेलों में बंद व्यक्ति तरसते हैं। पुरुषों के समान महिलाओं को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। औरतों को सैनिकों जैसा दर्जा मिलना चाहिए। मौत से लड़ते समय सैनिक जितनी पीड़ा व यंत्रणा का अनुभव करते हैं, उनसे कहीं अधिक पीड़ा बच्चे को जन्म देते समय औरत झेलती है। मैंने ऐसा पढ़ा है। बच्चा पैदा करने से नारी का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जात की निरंतरता औरत से है। वह बहुत मेहनत करती है, फिर भी पुरुष उसको सम्मान नहीं देते। मैं यह तो नहीं कहती कि औरतों को बच्चे पैदा करने बंद कर देने चाहिए, किंतु मैं उन व्यक्तियों की गलत वासना को समाज में औरतों द्वारा बच्चा पैदा करना अनिवार्य काम नहीं माना जाता। औरतों के समान इस कष्ट से पुरुष कभी गुजरना नहीं पड़ता। मैं सोचती हूँ कि अगली सदी तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना औरतों का ही काम है। औरतों को ज़्यादा सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। तुम्हारी एन.एम. फ्रैंक। धन्यवाद। ये डायरी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये डायरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगल।